हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग वेक्टर्स में सेकंड क्लास करने जा रहे हैं और हम स्टार्ट कर रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर से। आइए देखते हैं इसमें। आई होप कि सबने पहला वेक्टर्स का अच्छे से पढ़ लिया होगा। सो कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, एक्चुअली लास्ट क्लास जो थी उसके अंदर हमने पढ़ा था कि किस तरह से वेक्टर्स की डायरेक्शन अगर गिवन होती है तो उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे लिखते हैं। तो अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे एक वेक्टर जो है, अगर वो एक्सिस के बीच में गिवन हो तो कैसे उसके कंपोनेंट्स करने हैं। जैसे ये अभी हम देख रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर वेक्टर दे रखा है हमें, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो कैसे करना है। दिस इज एक्स, दिस इज वाई, ये तो कुछ भी हो सकता है, अभी एक्स वाई से ही कर रहे हैं। दिस इज ए वेक्टर, ए वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड है ए। ठीक है, तो इस तरह से हम लेते हैं इसको, इसका एंगल जो है वो है थीटा इसके साथ। तो अभी हम इसको इस तरह से समझना है हमें। देखिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एल दे रखा है और एंगल दे रखा है थीटा। अभी ये दोनों दे रखे हैं तो हमें पता है एल और थीटा के हिसाब से जो बेस है वो ये होता है एल कॉस थीटा, और वर्टिकल होता है एल साइन थीटा। इसको आप ध्यान रखिए हमेशा के लिए। हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है तो बेस इज एल कॉस थीटा और सामने ऑल्टीट्यूड इज एल साइन थीटा। ये आप ट्रिग्नोमेट्री लगा के कर सकते हैं। अब जब मैं इसके कंपोनेंट्स करूंगा तो मैं ऐसे लिखूंगा यहाँ पे ये और ये वर्टिकल। तो इनकी जो लेंथ आएगी, क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है तो ये लेंथ जो है दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस थीटा और ये आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए साइन थीटा। बिकॉज ये जो वेक्टर है ये एक्स और वाई के देखिए बीच में ऐसे दिया गया है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो बट लिखने के लिए तो हमें आई जे के कैप में लिखना होता है इसको, तो अब मैं ऐसे लिखूंगा इस वेक्टर को। ये मैंने आपको एक बताया कि ये इस तरह से कंपोनेंट्स करते हैं। तो नाउ ए वेक्टर जो है उसको लिखने के लिए हमने एक हॉरिजॉन्टल बनाया, दैट इज रिटन एज ए कॉस थीटा। ये मैग्नीट्यूड है आई कैप हॉरिजॉन्टल में एक्स एक्सिस के अलोंग, फिर ये यहाँ से वाई एक्सिस के अलोंग मॉड ए साइन थीटा जे कैप वर्टिकल। तो ए वेक्टर इस तरह से हम एक्सप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, इसका एक एग्जांपल हम लिख लेते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में यह है हमारे पास ए वेक्टर, ये वैल्यू है 4 और ये एंगल है इसके साथ 30 डिग्रीज। तो आप कैसे लिखेंगे अब ए वेक्टर को। ये देखिए ए वेक्टर जो है उसको लिखा हमने, इसको ऐसे कैंसिल भी कर देते हैं, साथ में क्रॉस कर देते हैं जब ऐसे लिखते हैं। दिस इज 4 cos 30 आई कैप। ठीक है, इसको ऐसे करके यहाँ पे बनाते हैं। दिस इज 4 cos 30, दिस इज 4 sin 30, 4 sin 30। ठीक है, ए वेक्टर हमारे पास आ गया 4 cos 30, cos 30 रूट 3/2, 2 रूट 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप साइन 30 होता है। बताइए ये समझ में आया, तो हम फिर अगले क्वाड्रेंट पे जाएंगे। हमें कंपोनेंट्स बनाने हैं। अभी जैसे सेकंड क्वाड्रेंट है, आप देखिए ये सेकंड क्वाड्रेंट है। हमने यहाँ पर ये एक वेक्टर ऐसे लिख लिया बी वेक्टर, और उसका मैग्नीट्यूड है ये एंगल बना रहा है थीटा। ठीक है, अब मुझे इसके हिसाब से उसके कंपोनेंट्स करने हैं। जिसके साथ थीटा बनता है उसके साथ आता है कॉस, हमेशा ध्यान रखना है ये। जिसके साथ थीटा उसके साथ कॉस, सामने आता है साइन, मैग्नीट्यूड बी साइन थीटा। देयरफॉर
अब मैं इसको अगर लिख देता हूँ बी वेक्टर, तो ये लेफ्ट साइड में जा रहा है एक्स के उल्टा, तो ये लिखेंगे हम मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। लेफ्ट साइड में एक्स के उल्टे में माइनस आई कैप लिखते हैं प्लस बी साइन थीटा जे कैप। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ माइनस बी कॉस थीटा आई कैप प्लस बी साइन थीटा जे कैप। ठीक है, माइनस प्लस। क्लियर है बात ये? इसका एग्जांपल लेते हैं। दिस इज बी वेक्टर, ठीक है, दिस इज 10, ये एंगल है 37 डिग्रीज। अब आपको यहाँ पे 37 डिग्री के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। 37, 53 पहले भी लिखी है मैंने, 3, 4, 5, ये ट्रिपलेट याद रखिए। यहाँ से अपने आप निकालेंगे हम वैल्यूज। तो अभी बताइए इसके लिए क्या करेंगे हम, कैसे इसको लिखते हैं। ये दिस इज 10 cos 37 वर्टिकल 10 sin 37, ठीक है ना। तो ये आएगा बी वेक्टर इज इक्वल टू -10 cos 37 आई कैप, नेगेटिव में लेफ्ट में, प्लस 10 sin 37 जे कैप। cos 37 होता है 4/5, 8, 10 37 है 3/5, 6। तो हमारे पास ये बी वेक्टर आ गया। क्लियर है बात सबको? देख लीजिए। ठीक है, आइए थर्ड क्वाड्रेंट पे आते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में ये इस टाइप से आ रहा है। दिस इज सी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ सी, दिस इज एंगल थीटा। ठीक है, तो ये अब हम इसके कंपोनेंट करेंगे। जिसके साथ हमने एंगल बनाया हुआ है वो हो गया सी कॉस थीटा, जिसके साथ ये वर्टिकल डाउनवर्ड आएगा तो ये आ जाएगा सी साइन थीटा। ठीक है, अभी मैं सी वेक्टर अगर लिखूंगा ऐसे तो दिस इज सी कॉस थीटा माइनस आई कैप, लेफ्ट में सी साइन थीटा माइनस जे कैप। सी कॉस थीटा आई कैप, सी साइन थीटा जे कैप। ये आ गया हमारे पास सी वेक्टर। एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी 5, ये आ गया 60। तो इसको कंपोनेंट करेंगे हम, तो ये ऐसा आएगा, 5 cos 60 और नीचे की तरफ आ जाएगा 5 sin 60। दिस इज 5 cos 60 माइनस आई कैप, 5 sin 60 माइनस जे कैप, -5/2 आई कैप, 5/2 √3 जे कैप।
चेक कर लीजिए इसको, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए है, सी वेक्टर है, मैग्नीट्यूड लिया हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ सी ऐसे, एंगल थीटा है, कंपोनेंट जिसके साथ थीटा उसके साथ कॉस आ गया, सामने आ गया साइन, सी कॉस थीटा माइनस है कैप, सी साइन थीटा माइनस है कैप, ये बन जाता है इस तरीके से। देन कम्स फोर्थ क्वाड्रेंट, ये आ जाएगा हमारे पास डी वेक्टर, ठीक है। अभी इसके कंपोनेंट करेंगे अगर, डी कॉस थीटा, डी साइन थीटा, तो डी वेक्टर आ गया डी कॉस थीटा आई कैप, डी साइन थीटा जे कैप माइनस, है ना, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ डी कॉस थीटा आई कैप माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ डी साइन थीटा जी कैप। क्लियर है? इसका एग्जांपल, आ जाएगा 10, या आ जाएगा 45। अगर इसको हम आगे सॉल्व करते हैं तो ये इस तरह से आ जाएगा 10 cos 45 और नीचे आ जाएगा यहाँ पे 10 sin 45। तो डी वेक्टर हम लिखते हैं 10 cos 45 आई कैप माइनस 10 sin 45 जी कैप, दिस इज 10/√2, 5√2 आई कैप 5√2 जी कैप। ठीक है, ये है कंपोनेंट्स। चार तरीके, मतलब चार क्वाड्रेंट हैं, चार कंपोनेंट आप देख सकते हैं, इस तरह से हम कर सकते हैं। ये देखते हैं, विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट, A vector is equal to 5, A vector mod is equal to bar, A vector is equal to this, और A vector mod is equal to 0। तो आप बता सकते हैं इसमें से कौन सा सही है, या आप पढ़ चुके हैं पहले, तो बताइए एक बार। तो आप देखिए बेटा, इसके अंदर सही जो है वो डी पार्ट है। क्यों है डी पार्ट सही? फर्स्ट पार्ट में लेफ्ट हैंड साइड इज वेक्टर and right hand side is scalar, so we cannot equate. How is it possible that a vector is equal to scalar? It is not possible, तो इसलिए वो नहीं होगा। तो बी पार्ट में लेफ्ट साइड LHS is scalar क्योंकि मैग्नीट्यूड है, एंड RHS is जीरो वेक्टर, नल वेक्टर है, स्केलर फिर से वेक्टर के बराबर नहीं हो सकता। सी पार्ट तो नॉट वैलिड,
ये तो पॉसिबल ही नहीं है, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था ना, ए वेक्टर इज इक्वल टू 5 बार पॉसिबल ही नहीं होता, ये चीज गलत है। डी पार्ट में है लेफ्ट साइड इज स्केलर, राइट साइड इज स्केलर, LHS एंड RHS स्केलर। खाली जीरो लिखेंगे तो वो स्केलर है, अगर आप जीरो के ऊपर बार डालते हो तो वो वेक्टर है। क्लियर है बेटा यहाँ तक अभी तक? आगे बढ़ते हैं उसमें। नेक्स्ट हेडिंग है ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से हम देख लेते हैं एक बार। According to this, if two vectors A vector and B vector are arranged along two sides of a triangle such that where A vector ends, B vector starts, जहां A end होगा वहां से B start होगा, then resultant of them can be expressed by third vector C vector which starts from starting point of A vector and ends to end point of B vector। ये मतलब ये है इसका पूरी चीज का कि अगर हमारे पास ये एक वेक्टर है A वेक्टर, तो जहां ये खत्म होता है वहां से मैं दूसरा वेक्टर स्टार्ट कर लेता हूँ। तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो एक तीसरे वेक्टर से शो किया जा सकता है, जो वहां से स्टार्ट होगा जहां से ये स्टार्ट होता है और वहां एंड होगा जाके जहां पे B एंड होता है। तो जब मैं ऐसे लिखूंगा तब C वेक्टर की वैल्यू हम इस तरह से लिख पाएंगे, A वेक्टर प्लस B वेक्टर। C वेक्टर की वैल्यू होगी A प्लस B। ऑलवेज रिमेंबर दो साइड जो है ट्रायंगल की इस तरह से हैं, A जहाँ पे एंड होता है वहीं से B स्टार्ट करना है। अब इन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो C वेक्टर है, वो वहां से स्टार्ट होगा जहां से A स्टार्ट होता है और वहां एंड होगा जहाँ पे B एंड हो जाता है। C वेक्टर की वैल्यू होगी A वेक्टर प्लस B वेक्टर। तो C वेक्टर इज रिजल्टेंट ऑफ A वेक्टर एंड B वेक्टर। ये ध्यान रखनी है बात, ठीक है। ऑल्सो अगर हमें इस टाइप से दिया हुआ है सिस्टम, इफ x y z आर गिवन एज इस तरह से,
एक्स वाई और जेड, ये आपको दिख रहा है क्लोज सेट है एंटी क्लॉकवाइज। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ एक्स वाई। अब अगर मैं ये जेड को रिवर्स कर दूं, है ना, अगर मैं किसी भी वेक्टर को 180 डिग्री से घुमा दूं तो वो माइनस में आ जाता है। अकॉर्डिंग टू ट्रायंगुलर लॉ माइनस जेड विल बी इक्वल टू एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई आ गया माइनस जेड, देयरफॉर ये वैल्यू आ गई एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक तरफ आ गया इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी सिस्टम आपको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दे रखा हो, उनका सम हमेशा 0 बनेगा। जैसे पी क्यू आर, तो बेहिचक आप ऐसे लिख सकते हैं पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर प्लस आर वेक्टर इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। यह देगा सी डी ई, ये वैल्यू आ जाएगी सी प्लस डी प्लस ई, क्लॉकवाइज चल रहा है, इक्वल टू 0 का। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये बेसिकली हमारा ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर है, जिसमें 3 साइड्स होंगी और सच दैट कि अगर 2 साइड्स इस तरह से अरेंज है और भी तो तीसरा रिजल्टेंट उनका आप ऐसे लिख सकते हैं। और अगर एक सेट ऑफ सिस्टम 3 बना रहे हैं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो उन सबका तीनों का सम 0 होगा हमेशा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं इसमें। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर्स। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर्स क्या कहता है कि अगर हमारे पास कुछ नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं सच दैट ए बी सी डी ई, सच दैट पहला जो एंड होता है दूसरा स्टार्ट होता है, दूसरा जो एंड होता है तीसरा, ऐसे करते हैं। तो इन सबका रिजल्टेंट हम एक वेक्टर से लिख सकते हैं, जो वहां से स्टार्ट होगा जहां से पहला स्टार्ट होता है, और वहां पे एंड होगा जहां पे लास्ट वाला एंड होता है। टू प्रूव एफ वेक्टर इज ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। ठीक है, तो प्रूफ क्या है? सबसे पहले तो मैं यहाँ से एक ये इसको ज्वाइन करता हूँ, इसको नाम देते हैं C1, ये हो गया C2, ये हो गया C3। तो अकॉर्डिंग टू ट्रायंगुलर लॉ C1 वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस B वेक्टर। ठीक है, ये आ गया C1 इज इक्वल टू A प्लस B। फिर C1 प्लस C C2 हो जाएगा, C2 वेक्टर इज इक्वल टू C1 प्लस C। फिर C3 हो जाएगा C2 प्लस D, C2 प्लस D। फिर C3 प्लस E हो जाएगा F, C3 वेक्टर प्लस E। अब इन सबको कर देते हैं हम ऐड करेंगे तो हमें ये आएगा C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस F, A प्लस B प्लस C1 प्लस C प्लस C2 प्लस C3 प्लस D प्लस E। तो इसमें जो जो आप कैंसिल कर सकते हो कैंसिल कीजिए, जैसे C1 C2 C3, C1 C2 C3 कैंसिल,
So F vector will be equal to A plus B plus C plus D plus, ठीक है ना, ये आ गया हमारे पास इसका प्रूफ। ऑल्सो अगर ये सिस्टम ऐसा कुछ दे रखा है, कितने भी नंबर ऑफ वेक्टर ऐसे दे रखे हैं कि एंटी क्लॉकवाइज सिस्टम बनाए या वो क्लॉकवाइज बनाए, ए बी सी डी ई एफ, सच दैट कि वो क्लोज्ड हो रहा सिस्टम, फिर अगेन सम ऑफ देम विल ऑलवेज बी जीरो, जैसे पहले किया था हमने, प्लस ई प्लस एफ, दिस मस्ट बी इक्वल टू जीरो। ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। पॉलीगन लॉ क्लियर है, बताइए। तो ये एक जैसे क्वेश्चन है, फाइंड रिलेशन बिटवीन वेक्टर्स। ठीक है, तो ये आपको बताना है क्या रिलेशन हो सकता है। मैं ऑप्शन दे देता हूँ। हाँ जी, देखिए इसको करके जरा, कर पाते हैं इसको। देखिए इसकी बड़ी एक ट्रिक है, कैसे आप इसमें एक साइड को फॉलो करना है, या क्लॉकवाइज बनाने हैं सारे या एंटी क्लॉकवाइज बनाने हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर एक बार क्लॉकवाइज बनाता हूँ सारे ही। इस तरफ को है ए वेक्टर, फिर इस तरफ को है एफ वेक्टर, फिर इधर करते हैं माइनस ई वेक्टर, मैंने उल्टा कर दिया। इधर करते हैं डी वेक्टर, इधर करते हैं हम सी वेक्टर, और इसको लिखते हैं हम माइनस बी वेक्टर। अब इनका सब बना के जीरो कर देते हैं, सम ए प्लस एफ माइनस ई प्लस डी प्लस सी माइनस बी इक्वल टू जीरो। देख लीजिए कोई ऐसा आ रहा हो तो ए फिर माइनस बी फिर प्लस सी, ए माइनस बी प्लस सी प्लस डी माइनस ई प्लस एफ, सी बनता है। चेक करिए।
ठीक है, क्लियर है अभी तक सबको ये? नहीं, इसमें एंटी क्लॉकवाइज हो या क्लॉकवाइज हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड अगर अब मैंने जैसे क्लॉकवाइज लिया है तो ये आया, एंटी क्लॉकवाइज में इसका आगे माइनस लगा दो सबके आगे, बस माइनस ए माइनस एफ प्लस सी माइनस डी माइनस सी प्लस डी, ये बन जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि वो जीरो के उस तरफ आ गए ना। उसको आरएचएस में ले जाओ तो साइन चेंज हो जाएंगे सबके, ऐसे हो जाएगा। फिर वो आपको इससे तो मैच करना ही पड़ेगा ना तब भी, सी पार्ट से, वो एक ही बात है, इक्वल टू जीरो है तो। आइए अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स क्या कहता है? बेसिकली ये ट्रायंगुलर लॉ की एक्सटेंशन ही है, इसको समझ लेते हैं हम अभी। हाँ जी, पूछना है ऋषि आपको? पूछना है क्या ऋषि? तो आइए स्टार्ट करते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स। सो अकॉर्डिंग टू दिस, if two vectors are arranged along two adjacent sides of a parallelogram, then their resultant is shown by one of diagonals passing through intersection of those adjacent sides. तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं इसको इस तरीके से शो कर देता हूँ कि यहाँ पर एक है वेक्टर और ये है दूसरा, ठीक है ना, जब ये हो गया ए वेक्टर, ये हो गया बी वेक्टर, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो इससे शो होगा, ये आर वेक्टर से शो हो जाएगा रिजल्टेंट, ठीक है। ये एंगल दे रखा है हमें थीटा, ये एंगल दे रखा है हमें अल्फा। तो इसको प्रूफ देख लेते हैं हम एक बार, इसको प्रूफ कैसे करना है। ये प्रूफ आएगा कंफर्म आपके एग्जाम में, अब लॉकडाउन के बाद आएगा, देखते हैं क्या होगा। प्रूफ आ जाता है, देखते हैं। इसका मैग्नीट्यूड है ए, इसका मैग्नीट्यूड है बी, इसका मैग्नीट्यूड रहेगा आर। अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं ए वेक्टर, ये हम लिखते हैं ऐसे बी वेक्टर, ये अगर हम यहाँ से ऐसे इसको शो करते हैं, ये अगर एंगल थीटा है, ये आर, तो ये जो बी है इसका मैग्नीट्यूड, ये है मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ठीक है ना। तो इसको मैं यहाँ लगा देता हूँ, इस बी को उठा के इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो ये एक ट्रायंगल ही तो बन गया ना ये, तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ बी है। अब हमारे पास ये एक ट्रायंगल हम यहाँ शो करते हैं इसको,
ये जो बी है ये मैंने उठा के इधर शिफ्ट कर दिया राइट में, तो ये एंगल भी थीटा ही होगा, इसके पैरेलली शिफ्ट होगा ना यहाँ पे। तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी बी कॉस थीटा, ये बी था मैग्नीट्यूड, तो ये नीचे आ गया बी कॉस थीटा और सामने आ गया बी साइन थीटा। ठीक है ना, ये आर है रिजल्टेंट, ये ए था मैग्नीट्यूड, ये बी था, इस बी को उठा के हमने यहाँ शिफ्ट किया। पैरेललोग्राम में वैसे भी ये साइड्स बराबर होती है ना, बस हम वैसे ही बता रहे हैं कि शिफ्ट किया इधर। तो अब ये ट्रायंगल मैं पिक करता हूँ, तो ये जो बी था मैग्नीट्यूड, इसे ये थीटा था, इसकी कंपोनेंट ये बी कॉस थीटा बी साइन थीटा, तो मेरे पास ये आ गया। ठीक है ना, ये एंगल हमारे पास था अल्फा, दिस इज आर, दिस इज अल्फा, और ये पूरी लेंथ हमारे पास आ गई ए प्लस बी कॉस थीटा, मतलब मैग्नीट्यूड है, ए और बी मैग्नीट्यूड हो गए, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया, बी वेक्टर का हो गया, सामने आ गया बी साइन थीटा। पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं, ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर बी साइन थीटा का स्क्वायर, आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 2ab cos थीटा b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ये बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये बन गया बी स्क्वायर 2ab cos थीटा। ये वैल्यू आ गई मेरे पास, ये मैग्नीट्यूड की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से हम एंगल अगर निकालना हो tan अल्फा की वैल्यू हो जाएगी b साइन थीटा बाय ए प्लस बी कॉस थीटा, साइन अल्फा निकालना हो तो ये वैल्यू आ जाएगी b साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर, कॉस अल्फा निकालना हो तो ये आ जाएगा ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर कहता है अगर दो वेक्टर्स, इफ टू वेक्टर्स आर अरेंज्ड along two sides of a parallelogram, तो resultant जो है that is shown by one of the diagonals which is passing through the intersection of these two sides, a vector b vector, magnitude of a magnitude of b, तो r ये है। बेसिकली r वेक्टर को हम ऐसे तो बोल ही सकते हैं रिजल्टेंट है ये a और b का, तो हमने पीछे भी रिजल्टेंट निकाला था ट्रायंगुलर लॉ में भी, बट यहाँ पर हमने मैग्नीट्यूड निकालना नहीं सीखा, मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है, तो उसके लिए हम पैरेललोग्राम लॉ की जरूरत पड़ती है क्योंकि कंपोनेंट्स करने पड़ते हैं। तो ये ए है और ये बी है, इसको उठा के हमने यहाँ शिफ्ट किया बी को, फिर बी के कंपोनेंट लिए, यहाँ हॉरिजॉन्टल में आ गया बी कॉस थीटा, इधर वर्टिकल आ गया बी साइन थीटा, ये है परपेंडिकुलर, फिर ये ट्रायंगल ले लिया, ये आ गया ए प्लस बी कॉस थीटा, ये हो गया बी साइन थीटा, तो ये आर था, पाइथागोरस थ्योरम से ये वैल्यू आ गई, फिर tan अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा तीनों आ गए, ये हम यूज कर सकते हैं। अब हम इसके केसेस बनाएंगे। केस 1, R इज मैक्सिमम, R की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, व्हेन cos थीटा इज मैक्सिमम, मैक्सिमम वैल्यू cos थीटा की क्या होती है 1, थीटा हो गया 0, इसका मतलब ये है कि ए वेक्टर भी इधर ही है और बी वेक्टर भी इधर ही है, थीटा 0 हो गया ना, ए और बी दोनों एक लाइन में आ गया, देयरफॉर आर मैक्सिमम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि cos थीटा तो 1 है, ये क्या बनता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, आर मैक्सिमम आ गया ए प्लस बी। तो याद रखिए मैक्सिमम वैल्यू जो है रिजल्टेंट की वो सम होती है हमेशा, ठीक है ना, ए प्लस बी। तो अब आगे बढ़ेंगे हम, यहाँ तक देखिए कोई दिक्कत है तो बताइए, ठीक है।
क्लियर है सबको ये? ठीक है भाई, आगे बढ़े इसमें हम। आइए, तो ये आ गया हमारे पास मैक्सिमम के लिए। आगे हम देखते हैं केस 2, R is minimum when cos theta is minimum। अब मिनिमम वैल्यू पता है क्या होती है cos थीटा की? करा है किसी ने? अभी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है तो आपको पता होगा मिनिमम वैल्यू कितनी होती है cos थीटा की। मिनिमम वैल्यू ऑफ cos थीटा, हाँ भाई कौन है बताइए? ना वो तो 10th में दी ना यार। मिनिमम वैल्यू ऑफ cos थीटा इज -1 एट थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ये पता होनी चाहिए ना। Therefore R min equal to a square plus b square plus 2ab minus 1। ये आ जाएगा a square plus b square minus 2ab, a minus b का होल स्क्वायर। ठीक है ना? तो ये जब मॉड खुलेगा तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा a minus b। मॉड में ऐसे क्यों लिखा? क्योंकि मुझे पता ही नहीं है ना a बड़ा है या b बड़ा है। जो भी बड़ा होगा उसमें से छोटे को माइनस करके हम लिख देंगे। ये तरीका होगा। केस 3, when theta is 90। तो अभी ये केस था जिसमें दोनों एक ही डायरेक्शन में आ गए। ये केस है जिसमें एक इधर आ जाएगा, एक उल्टा आ जाएगा, है ना? जो भी बड़ा होगा उसमें से छोटे को माइनस करेंगे। इसमें एक इधर है, एक इधर है। इसमें r की वैल्यू जनरल आ जाएगी क्योंकि cos थीटा फिर हो जाएगा 0, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है? इससे मुझे एक चीज पता चल गई तीनों से कि जो r है उसकी वैल्यू r is always less than a plus b or equal to it and always greater than or equal to a minus b। हमेशा ऐसे रहेगा। ठीक है बेटा? अब आइए हम अब इस पे पैरेललोग्राम लॉ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। टू vectors having magnitude 2 and 3 are inclined at 60 degree with each other। Find their resultant। Find angle made by resultant with vector of magnitude 2। with vector of magnitude 2। ये देख लीजिए। अब ये 2 और 3 है, सीधा हम r तो फटाफट से निकाल ही सकते हैं ना। 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 2ab cos 60। फटाफट से r की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 4 प्लस 9 12 बाई 2 13 प्लस 6 19। या इतने यूनिट्स। ठीक है?
अब मुझे एंगल चाहिए मेड बाय रिजल्टेंट विद वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 2। अब इसके लिए हमें ये देखिए एंगल बताना है, तो किसके साथ एंगल बोल रहा है, ये एंगल अल्फा जो है यहाँ बनता है, जो रिजल्टेंट बनाता है वो ए के साथ बनाता है ना, नीचे ए के साथ रिजल्टेंट ए के साथ एंगल बनाता है, तो आप ए को 2 ले लीजिए, तो बी ऑटोमेटिकली हो जाएगा 3। थीटा तो हमें गिवन ही है 60, तो ये हम tan अल्फा लगा सकते हैं, b sin थीटा बाय a प्लस बी cos थीटा, b sin थीटा a प्लस बी cos थीटा, 3 sin 60 2 प्लस 3 cos 60, तो ये वैल्यू आ जाएगी 3√3 डिवाइडेड बाय 2 अपॉन 2 प्लस 3 बाय 7। फिर से देख लीजिए, फाइंड एंगल मेड बाय रिजल्टेंट, रिजल्टेंट एंगल बना रहा है विद वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 2, रिजल्टेंट एंगल बना रहा है ए के साथ। सारे एक्सप्रेशन जो है ये तब के हैं जब ये ए के साथ एंगल बना रहा है, तो मैं ए को 2 लिख दूंगा। अगर यहाँ पर ये बोलता फाइंड एंगल मेड बाय रिजल्टेंट विद वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 3, तो मैं ए को 3 लिखता, 3 के साथ पूछ रहा है ना अगर, तो मैं ए को 3 लिखता, बी 2 हो जाता, तो 3 के साथ एंगल आ जाता। ठीक है, ये समझनी है बात, इसमें क्लियर होनी चाहिए बात। क्लियर है तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा तब। तो क्लियर है ये क्वेश्चन। Two forces having same magnitude are inclined at an angle theta with each other. The magnitude of resultant is same as that of one of forces. Find theta. आइए उसको अंडरस्टैंड करते हैं। ये कह रहा है there are two forces जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, they are inclined at an angle theta. मैग्नीट्यूड जो रिजल्टेंट का वो वही है जो फोर्सेस का है। तो अभी हमारे पास जो हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस यूज करते हैं वो ये है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एटीक्यू, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए और बी बराबर है, दो फोर्सेस सेम मैग्नीट्यूड, और जो रिजल्टेंट है वो भी इसी के बराबर है। देयरफॉर इन सबकी जगह पे आप ए ही रख दीजिए, cos थीटा, स्क्वायरिंग कर देते हैं इसकी, माइनस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर cos थीटा, cos थीटा आ गया माइनस हाफ। बताइए एंगल क्या है,
याद रखना है एंगल को भी। बताओ बताओ क्या एंगल आता है इससे, बताइए। याद है किसी को एंगल क्या आता है इससे? cos थीटा माइनस अब होता है तो एंगल क्या होता है? बताओ चैट के थ्रू, किसी को पता नहीं क्या? कर चुके हो ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी बहुत? अरे नहीं बेटा, थीटा इज 120 डिग्रीज 2π/3। याद कर लो ये सब चीजें, फिजिक्स में तो बार बार आएंगी ये। cos थीटा माइनस अब बहुत बार आएगा फिजिक्स में। थीटा ध्यान होना चाहिए 2π/3 होता है, ठीक है। ये आगे बढ़ते हैं इसमें। फाइंड रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 5 and 3 making angle 60 degree between them। लगाइए इसमें फॉर्मूला, क्या आता है आंसर बताइए। रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगेगा, लगाइए फटाफट। ठीक है बेटा, हो गया, काफी बच्चों ने करा इसको, देखते हैं। ओके, सो लेट्स सी। आर तो निकालना है यार, कुछ नहीं करना था। जो बच्चे नहीं कर रहे उनके लिए बता रहा हूँ मैं। a² + b² + 2ab cos 60। तो अगर आप आर की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो ये आ जाएगा 25 + 9 + 30/2। तो ये वैल्यू आ जाएगी 25 + 9 + 15, 49 अंडर रूट में आ गया 7। ठीक है ना, 7 यूनिट्स है इसका आंसर। गुड, तो वेरी गुड। इस बच्चों ने अभी फोर्थ का आंसर भी दिया है। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है देयर आर टू फोर्सेस 7 and 5, दे एक्ट ऑन ए पार्टिकल एट एन एंगल थीटा। तो हमें थीटा पता ही नहीं है क्या है। अच्छा मिनिमम बताओ क्या होगा? तो भाई मिनिमम तो हमें पता है क्या होता है, इट इज 7 - 5, आंसर इज 2 न्यूटन। और ये तब होता है जब एंगल 180 होता है, ठीक है। ये पूछा होगा बस, आंसर आ गया। अच्छा मैक्सिमम क्या होगा? 7 + 5 12 न्यूटन, है ना, जब एंगल होगा 0। ये भी हमें पता है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, गुड। दीक्षा ने आंसर किया है। तो साथ साथ सॉल्व कीजिए तो दैट मुझे भी लगेगा आपको क्लियर हो रहा है, ठीक है। देख लीजिए कुछ पूछना है इसमें अभी तक बेटा, किसी को भी कोई चीज क्लियर नहीं है तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप कभी भी चाहें तो पूछना हो तो पीछे से पूछ सकते हैं, ठीक है।
out of following the resultant of which cannot be 4 न्यूटन, इनमें से किसका रिजल्टेंट जो है वो 4 न्यूटन नहीं आ सकता? 2 न्यूटन एंड 2 न्यूटन, ठीक है, 2 न्यूटन एंड 4 न्यूटन, 2 न्यूटन एंड 6 न्यूटन, 2 न्यूटन एंड 8 न्यूटन। चेक कीजिए इसमें कैसे इसको सॉल्व करेंगे आप। ये केसेस है हमारे पास, इनमें से कौन सा केस है जिसमें रिजल्टेंट हमारा 4 न्यूटन नहीं आ सकता? कौन सा केस है देखिए इसमें। तो तरीका इसका बड़ा सिंपल सा है कि हमें ये देखना है कि इसमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू इसकी क्या बन सकती है। तो अगर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के बीच में 4 आता है तो तब ये पॉसिबल है, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट जो है उसमें मैक्सिमम कितना है 4 और मिनिमम कितना है 0, तो 4 आ गया ना, तो ये केस में रिजल्टेंट आ सकता है 4। बी पार्ट में मैक्सिमम क्या है 6 और मिनिमम क्या है 2, 4 माइनस 2, उसके बीच में 4 आ सकता है, किसी एंगल पे आ जाएगा, किसी भी एंगल पे। इसमें मैक्सिमम कितना है 8, मिनिमम कितना है 4, तो आ तो गया 4 मिनिमम में। डी पार्ट मैक्सिमम क्या है 10 और मिनिमम क्या आ रहा है इसमें 6, तो 4 इसमें नहीं आएगा कभी। इसका आंसर इसलिए आ गया हमारे पास डी, क्योंकि इस केस में रिजल्टेंट जो है वो हमेशा 6 से बड़ा होगा और 10 से कम होगा। 4 तो आएगा ही नहीं ना, 6 मिनिमम आ रहा है, तो ये है हमारे पास। ठीक है, देख लेते हैं। Two forces having magnitude 2 Newton and 3 Newton are acting at an angle theta such that resultant comes out to be 4 Newton. Find theta. तो ये करना है, सब्जेक्टिव प्रॉब्लम है, आप चेक कर लीजिए। सिक्स क्वेश्चन में आप देखेंगे कि क्या दो फोर्सेज है 2 एंड 3, तो ये अगर एंगल थीटा पे एक्ट कर रही हैं तो रिजल्टेंट आपको गिवन है, तो कैसे इसको सॉल्व करना है देखते हैं। तो सिक्स्थ में हम देखेंगे रिजल्टेंट जो है वो ये फॉर्मूला होता है 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी कॉस थीटा, ठीक है, और आर की वैल्यू गिवन है 4, देयरफॉर ये आ जाएगा 4 इज इक्वल टू रूट में 4 प्लस 9 प्लस 12 कॉस थीटा, ये आ जाएगा 16, 4 प्लस 9 13 प्लस 12 कॉस थीटा, 3 इज इक्वल टू 12 कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी 3/12 1/4। थीटा मैं ऐसे लिख सकता हूँ कॉस इनवर्स 1/4। ये तरीका होता है एंगल लिखने का जब हमें एंगल पता नहीं होता। जैसे अगर कॉस थीटा हाफ होता तो हमें पता है 60 डिग्री लिखना है, थीटा 60 लिख देते। बट अगर जब एंगल नहीं पता होता तो थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/4। ये तरीका होता है लिखने का। ठीक है बेटा। तो ये है इसका आंसर। ये देखते हैं और
two equal forces have the square of their resultant equal to 3 times their product. Find angle between them. ट्राई कीजिए बेटा इसको जरा, 7th क्वेश्चन को ट्राई करो। ठीक है, पहले तो क्वेश्चन ही समझते हैं। टू इक्वल फोर्सेस, मैग्नीट्यूड सेम है, हैव द स्क्वायर ऑफ देयर रिजल्टेंट इक्वल टू 3 टाइम्स देयर प्रोडक्ट। तो बेसिकली इसमें मैं अगर ये यूज कर रहा हूँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, तो a और b तो बराबर है, ठीक है, तो r की वैल्यू ये आ जाएगी a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2aa cos थीटा, r की वैल्यू आ जाएगी 2a स्क्वायर 1 प्लस cos थीटा। तो r की वैल्यू जो दे रखी है, स्क्वायर ऑफ देयर रिजल्टेंट इज इक्वल टू 3 टाइम्स देयर प्रोडक्ट, r स्क्वायर 3 टाइम्स देयर प्रोडक्ट, a और b बाई चांस दोनों बराबर हैं, दिस इज 3a स्क्वायर। आर स्क्वायर हम यहाँ पे अगर लिख देते हैं, दिस इज 2a स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 3a स्क्वायर, ठीक है ना। तो अभी इसमें a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 3/2, कॉस थीटा आ गया 1/2, थीटा आ गया 60 डिग्री। सॉल्व कीजिए इसको, 2 नीचे आएगा 3/2, 1 प्लस कॉस थीटा 3/2 है, तो कॉस थीटा आ गया 3/2 माइनस 1, दैट इज 1/2, ठीक है। तो एंगल ये आ गया इनके बीच में, चेक कीजिए और बताइए। गुड, प्रबलीन ने आंसर दिया है। राहुल भाई आंसर नहीं देते बेटा आप कभी भी, आप भी बीच में इन्वॉल्व करो ना, आंसर दिया करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसमें। देखिए एंगल बिटवीन वेक्टर्स का क्या कॉन्सेप्ट है, एक बार ये जरा हम देखते हैं। अगर हमें दो वेक्टर्स की टेल दी होती है तो हमें टेल्स के बीच में हमेशा एंगल देखना होता है। जैसे ये एंगल है 60, तो अगर आपको कभी ऐसे दिया हो कि ये एक वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है, ठीक है, इनके बीच में दे रखा है आपको 120 डिग्री, ये वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो हमेशा आपको क्या करना है, इसमें टेल टू टेल ज्वाइन करनी है। इस ए वेक्टर को उठा के आगे ले आइए और ये बी वेक्टर है, तो इनके बीच में जो एंगल है वो ये है 60। ऑलवेज रिमेम्बर, फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर्स।
कभी ये क्वेश्चन आए केयरफुल रहिए, ठीक है। जैसे ये है हमारे पास क्वेश्चन, between vector a vector and b vector, b vector and c vector, c vector and a vector, इन तीनों के बीच में आपको एंगल बताना है। दिस इज a, दिस इज b, दिस इज c। तो बताइए एंगल क्या क्या है इनके बीच में, ए और बी के बीच में क्या है, बी और सी के बीच में क्या है, सी और ए के बीच में क्या है। गुड। बेसिकली ऐसे देखना है इसको कि ए को हम यहाँ से आगे लेके चले जाएंगे, ये देखिए टेल से टेल मिलानी है ना, तो ये इसको आगे एक्सप्रेस कैसे, ए वेक्टर ये हो गया, ए और बी के बीच में ये एंगल आएगा, ये 80 है तो ये 180, ये कितना हो जाएगा 100, ताकि टोटल 180 बन जाए। इससे आप बी को ऐसे बढ़ा दीजिए आगे, ये कितना हो जाएगा 110। ऐसे ही यहाँ से सी को आगे बढ़ा दीजिए, ये आ जाएगा 150। तो ए एंड बी में एंगल है 100, बी एंड सी में एंगल है 110, सी एंड ए में एंगल है 150। ध्यान रखिए हमेशा, ठीक है। ऑल्सो ये भी इम्पोर्टेंट बात है। दीक्षा ने आंसर दिए हैं सही। So if A vector and B vector are inclined at theta with each other, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मतलब इस टाइप से ये A वेक्टर है और ये B वेक्टर है। Then find angle between A वेक्टर and माइनस B वेक्टर। बता सकते हो आप? अगर ये एंगल थीटा है, अरे वेरी गुड दीक्षा, वेरी गुड। तो बेसिकली ये हो गया, अगर ये एंगल है, ये ए वेक्टर है और ये बी है, ठीक है ना, ये थीटा है, तो माइनस बी कैसे बनेगा, माइनस बी इसके ऑपोजिट आएगा ऐसे, ये मैंने बताया वो कर लीजिए, मैग्नीट्यूड सेम है। तो ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच में क्या एंगल हो गया 180 माइनस थीटा, ठीक है। तो अगर आप कभी भी रिजल्टेंट लिखते हैं ए और बी का, वो ये होता है ए प्लस बी, ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो अगर आप कभी ए और माइनस बी का रिजल्टेंट लिखें तो वो क्या होगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो यहाँ आएगा ए का स्क्वायर, यहाँ माइनस बी थोड़ी है, मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, बी स्क्वायर प्लस 2ab, मैग्नीट्यूड सेम है बट एंगल चेंज हो गया ना, 180 माइनस थीटा। काफियों को पता होना चाहिए व्हाट इज 180 माइनस थीटा, मैथमेटिकल टूल्स में किया था हमने। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 180 माइनस थीटा क्या होता है -2ab, 180 माइनस थीटा होता है कॉस में माइनस कॉस थीटा। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, कि a प्लस बी जो है उसका वेक्टर अगर हम लेते हैं तो वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होता है, और अगर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेंगे तो वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा होता है। ये माइनस का साइन इसलिए नहीं आया कि यहाँ माइनस बी वेक्टर है, इसलिए आया क्योंकि एंगल हमारा एक थीटा था, दूसरा एंगल जो है वो 180 माइनस थीटा हो गया, ठीक है। तो आइए एक बार क्वेश्चन इस पे देख लेते हैं, आई होप कि ये क्लियर होगा अभी सबको, ठीक है।
तो इसको देख लेते हैं जरा इसको, क्योंकि हमें यूज करना है इसलिए मैंने भी ये बताया आप। तो क्वेश्चन में इसको यूज करते हैं, इफ मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर is equal to modulus of a vector minus b vector, find angle between a vector and b vector। ठीक है ना। 8th तो हम ले लेते हैं, लेट थीटा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो ऑटोमेटिकली ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर में एंगल आ गया एंड माइनस बी वेक्टर। तो ये मैग्नीट्यूड जो है ए प्लस बी, ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab cos थीटा, और a माइनस बी में आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। इक्वेट करेंगे जैसे अभी पीछे लिखा ही है हमने, दोनों इक्वल है। a प्लस बी mod is equal to a minus b mod, so therefore this is a square plus b square plus 2ab cos theta, a square plus b square minus 2ab cos theta। स्क्वायरिंग कर दी इधर, a square plus b square plus 2ab cos theta, तो ये कैंसिल होगा यहाँ से, a स्क्वायर और b स्क्वायर, ये आ गया 2ab cos थीटा इक्वल टू माइनस 2ab cos थीटा। ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, और cos थीटा से cos थीटा कैंसिल। तो ये क्या बच गया, ये तो आ गया 1 इक्वल्स टू माइनस 1। गलती है, गलती हो गई क्या, बताओ क्या गलती हुई है, बताओ बताओ जल्दी बताओ क्या गलती है इसमें। मिस्टेक हुई है, 1 इज इक्वल टू माइनस 1 लिख दिया हमने, जैसा ही लिखा है, हो सकता है 1 इज इक्वल टू माइनस 1। बताइए आप मिस्टेक देख लीजिए क्या है, ऐसे इसको नहीं कर सकते। हमने वेरिएबल भी कट कर दिया, cos थीटा वेरिएबल था ना जिसकी वैल्यू पता करनी है, वो भी कट कर दिया, देयरफॉर ये तो गलती है, ऐसे नहीं कर सकते। 2ab cos थीटा इक्वल टू माइनस 2ab cos थीटा, 2 कैंसिल हो गए, आ जाएगा cos थीटा इक्वल टू माइनस cos थीटा, यहाँ से आ जाएगा 2 cos थीटा इक्वल टू 0, cos थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 90। तो याद रखिए ये आंसर भी साथ में इसके, दीक्षा ने आंसर दिया था, वेल डन, गुड। तो आगे बढ़ते हैं अब इसमें, ठीक है। इसी के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन है और वो भी हम देखते हैं। द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स p vector and q vector is r vector on reversing direction of q vector, the resultant becomes s। ठीक है ना। show that r square, the magnitude पे बात हो रही है अभी, r square plus s square is equal to 2 times p square plus q square। तो ये आएगा अपने पास। तो अब ऐसे लिख सकते हैं इसको, p वेक्टर है ये और ये है q वेक्टर।
ठीक है ना। तो इस तरफ हमारे पास आएगा -q वेक्टर। अभी ये प्योर q का रिजल्टेंट जो था दैट वाज r और इसका रिजल्टेंट है s। तो मेरे को पता है r स्क्वायर की वैल्यू आएगी p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। तो अगर इनके बीच में एंगल था थीटा, तो अभी s स्क्वायर की वैल्यू आएगी p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस 2pq cos थीटा। और इन दोनों के बीच में थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा होगा। ऐड r स्क्वायर प्लस s स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। ठीक है बेटा, चेक कर लीजिए बेटा इसको। कोई डाउट है अगर आपको, कोई चीज क्लियर नहीं है तो प्लीज इसको अभी पूछ लीजिए। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे हम। हाँ जी बताइए। हाँ चेक कर लो, चेक कर लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। अब हम नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं। टू फोर्सेस इक्वल टू P and 2P, P and 2P Newton act on a particle. If the first P doubled and second increased by 20 Newton, the direction resultant is unaltered. ठीक है, फाइंड वैल्यू ऑफ P। क्वेश्चन ये है, वो कह रहा है देयर आर टू फोर्सेस जो कि हम एक्ट करा रहे हैं, टू फोर्सेस P and 2P, इस टाइप से है, दिस P and 2P, ये 2P है। अब इसका एक रिजल्टेंट होगा जो यहाँ पे एक्ट करेगा। रिजल्टेंट जो है वो ये है, ठीक है, ये किसी एंगल अल्फा पे कर रहा है और ये थीटा है। अब वो कह रहा है अगर फर्स्ट भी डबल्ड, ये फर्स्ट थी P डबल हो गई, P डबल होगी, और सेकंड को इंक्रीज कर दिया 2P प्लस 20, तो ये जो है हमारे पास सेकंड को 20 से बढ़ा दिया, तो ये रिजल्टेंट अगर यहाँ R था तो यहाँ R डैश हो जाएगा, ये तो थीटा था, बट डायरेक्शन रिमेन सेम अनअल्टर्ड। डायरेक्शन अल्फा है तो यहाँ भी अल्फा ही रहेगी। तो अरुषि ने आंसर दे भी दिया है, गुड। तो अभी ये tan अल्फा हम यूज करेंगे इसके अंदर। tan अल्फा का फॉर्मूला था पेंडिकुलर विच इज 2P sin थीटा। ध्यान है वो क्या था, ये अगर A था और ये B था तो B sin थीटा आता है, तो 2P sin थीटा अपॉन P प्लस 2P cos थीटा। और यहाँ पे भी tan अल्फा आएगा इसी तरीके से, 2P प्लस 20 sin थीटा अपॉन 2P प्लस 20
cos थीटा प्लस 2p। ये कैसे लिया हमने, ये आपको ध्यान होगा, जो मैंने सबसे पहले एक पैरेललोग्राम का लिखवाया था, तो मैंने वहां एंगल्स लिखवाए थे, ये b sin थीटा, तो जो इधर आता है b sin थीटा फिर a प्लस b cos थीटा, तो b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। ऐसे इधर ये b था sin थीटा अपॉन a 2p था b cos थीटा, ये दोनों इक्वल हैं, तो हम इसको इक्वेट कराते हैं। sin थीटा बाय p कॉमन कर देते हैं, 1 प्लस 2 cos थीटा, यहाँ पे 2p प्लस 20 sin थीटा अपॉन 2p प्लस 20 cos थीटा ऑन 2p। तो ये वैल्यू आ जाएगी sin थीटा कैंसिल, 2p से 2p कैंसिल हो गया, तो अभी ये इधर मल्टीप्लाई होगा 2 टाइम्स ये पूरा, ये आ जाएगा 2p प्लस 20 cos थीटा प्लस 2p इक्वल टू, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, दिस इज 2p प्लस 20 1 प्लस 2 cos थीटा। ठीक है, इसको मुझे सॉल्व करना है। तो अगर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ये 2 जो है वो यहाँ से अगर एक 2 में कॉमन ले लूँ तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये p प्लस 10 बच जाएगा, यहाँ आएगा 2p प्लस 20 cos थीटा प्लस 2p, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू, इस 2 से इधर एक 2 कॉमन लेके कैंसिल कर देते हैं, तो ये बच जाएगा p प्लस 10 1 प्लस 2 cos थीटा, तो ये आ जाएगा 2p प्लस 20 cos थीटा प्लस 2p इक्वल टू, इधर मल्टीप्लाई करते हैं, आ जाएगा p प्लस 10 प्लस p प्लस ये 2 cos थीटा इंटू p प्लस 20 cos थीटा, इसको भी ओपन कर देते हैं यहाँ पे, ये आ जाएगा 2p cos थीटा प्लस 20 cos थीटा प्लस 2p p प्लस 10 प्लस 2p cos थीटा प्लस 20 cos थीटा। ठीक है बेटा, तो ये अब कैंसिल होगा, 2p cos थीटा से 2p cos थीटा, 20 cos थीटा से 20 cos थीटा, ये बचेगा 2p इक्वल टू p प्लस 10, p इक्वल टू आ गया 10। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ आपको, ये चेक कीजिए इसको, ये अभी तक की सबसे डिफिकल्ट प्रॉब्लम यही थी, चेक कर लीजिए इसको, अगर ये क्लियर है तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। और चलो ठीक है, फिर आज इतना ही कर लेते हैं, ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे आगे।